बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने हरा घोड़ा और सेठ का चित्र ये दो लघु कथाएं पढ़ी है। आज हम दो लघु कथाएं इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय को पूरा करते हैं। हमने पहली कथा पढ़ी है हरा घोड़ा और दूसरी कथा पढ़ी है सेठ का चित्र। अब इन दोनों कथाओं पर आधारित जो स्वाध्याय दिया गया है, आइए उसे पूरा करते हैं। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के अंतर्गत चतुराई संबंधी कोई सुनी हुई कहानी सुनाओ, यह स्वाध्याय दिया गया है। आओ मैं आज आपको चतुराई संबंधी अकबर और बिरबल की और एक कहानी सुना दूं। एक बार की बात है, जब बड़े दरबार में सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ अकबर बैठे हुए थे। उस वक्त अकबर बादशाह ने एक कागज पर एक लकीर खींचकर कहा, इस लकीर को बिना काटे, कहीं से भी बिना छुए इसे छोटा करके दिखाओ। इस सवाल को सुनकर सभी अचंभित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस पर बिरबल ने थोड़ा विचार करके बोले, मैं आपके द्वारा खींची गई इस लकीर को छोटा कर सकता हूँ। तब उन्होंने उस कागज को उठाया जिस पर अकबर ने लकीर खींची हुई थी। उस लकीर के नीचे उन्होंने अकबर बादशाह द्वारा खींची गई लकीर से एक बड़ी लकीर खींच दी, जिससे बादशाह ने खींची लकीर छोटी पड़ गई। तो इस तरह बिरबल ने अपने बुद्धिमत्ता और चतुराई दिखाते हुए दरबार में सभी का दिल जीत लिया। बादशाह ने खुश होकर बिरबल को पुरस्कृत किया। तो कैसी लगी ये नई कहानी? देखा ना, बिरबल की चतुराई देखी? तो यह कहानी आप भी औरों को बता देना। ये देखो, ये जो चित्र है, इस चित्र में दिखाया गया है कि बीरबल ने बादशाह के लकीर के आगे दूसरी बड़ी लकीर खींचकर उनकी लकीर को छोटा कर दिया। देख लिया ना? आओ तो अगला स्वाध्याय देखते हैं। खोजबीन। अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी आदि। राज्य का नाम और शैली का नाम लिखो। तो आओ बच्चों, मैंने अंतर्जाल से आपके लिए ये पारंपरिक चित्र शैली के जो प्रकार है और जिस राज्य में यह चित्रकला पाई जाती है, उनका नाम खोज निकाला है। तो आओ हम सब मिलकर ये पढ़ते हैं। पटचित्र उड़ीसा में पाई जाती है। फाड़ चित्र राजस्थान में पाई जाते हैं। गोंड कला झारखंड में पाई जाती है। मधुबनी चित्रकला बिहार में पाई जाती है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र में पाई जाती है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अभी इतने सारे नाम लिखकर आपके मन में ये जरूर आया होगा कि ये किस तरह की चित्रकला होगी। हर प्रांत की जो अलग अलग चित्रकला है, तो आओ हम कुछ उसके नमूने देखते हैं। आओ तो देखो तो, ये है वारली चित्रकला
जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, और ये है फाड़ चित्र जो राजस्थान में पाए जाते हैं। ध्यान से देखना। देखो तो, ये है कलमकारी चित्रकला जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और ये है मधुबनी चित्रकला जो बिहार में पाई जाती है। देखो, गौर से देखो। देखो, ये है उड़ीसा के पट्टचित्र, और ये है झारखंड की गोंडकला। तो आज आपने जो अलग-अलग शैलियाँ देखी है, जरूर इन शैलियों में चित्र निकालने का आप प्रयास करना। विचार मंथन। आइए, इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम सत्यमेव जयते इस सुवचन का परिचय कराते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल पर लाने, उसका प्रचार करने में पंडित मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। हमारे ग्रंथों में भी सत्य और असत्य की कई बातें दर्शाई गई है, जिसमें सत्य का प्रयोग सृष्टि का मूल तत्व माना जाता है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि असत्य हमेशा गलत काम की स्थिति दर्शाता है। अंततः सत्य की ही जय होती है, न कि असत्य की। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो ये है संत कबीरदास जी का दोहा। इसका अर्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं, इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से कोई बड़ी तपस्या नहीं है, और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है। तो बच्चों, हम हमेशा सत्य ही बोलेंगे। देखो, ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। इसके नीचे देवनागरी लिपि में यह सत्यमेव जयते, यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य हमेशा लिखा होता है। देखो तो, मैंने समझा। क्या समझा है आपने? हमने जो दो कहानियां पढ़ी है, हरा घोड़ा और सेठ का चित्र, इन दोनों ही कहानियों में बीरबल ने किस तरह चतुराई दिखाई है और किस तरह समस्या का हल किया है। तो ये दोनों ही कहानियां पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा है इस कहानियों द्वारा? आइए देखते हैं। इस कहानी द्वारा यह बोध होता है कि हमारे जीवन में आने वाली समस्या कितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी क्यों न हो, हमें अपनी बुद्धि से, चातुर्य से, होशियारी से, चतुराई से उस समस्या का निराकरण करना चाहिए। हर समस्या का कोई न कोई उत्तर जरूर होता है। उस समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। समस्या को दूर करने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए। यह बात हमने इन दोनों कहानियों द्वारा सीखी है, समझी है। आइए आगे का स्वाध्याय देखते हैं। अध्ययन कौशल। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हमें कुछ अलग सा स्वाध्याय दिया गया है। आइए देखते हैं। किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाओ। अगर आपको कोई विषय दिया जाता है और आपको उस पर भाषण देना है, तो भाषण देने से पहले उसकी टिप्पणी बनाना जरूरी होती है। तो किस तरह टिप्पणी बनाई जाती है, आइए देखते हैं। प्रस्तावना।
जो नियत विषय है उसकी पूर्व जानकारी कुछ वाक्यों में या एकाध परिच्छेद में प्रस्तावना के रूप में दी जाती है। आगे देखते हैं। विषय प्रवेश। जो नियत विषय है उसके बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम दे पाते हैं इस विषय प्रवेश में लिखनी है हमें। आगे भी देखते हैं। जो जानकारी हम दे रहे हैं वह अधिक स्पष्ट हो इसके लिए उद्धरण या सुवचन इनकी भी योजना की जाती है, जिससे हमारी जो टिप्पणी है या हमारा जो भाषण है वो अधिक समझ में आ सकता है। आगे देखते हैं। स्वमत। जो विषय है उस विषय पर हमारी अपनी क्या राय है, हमारा अपना क्या मत है, वह आखिर में कहना है, लिखना है। तो इसी तरह टिप्पणी लिखने के बाद उसे मन ही मन पढ़ना है, याद करना है। ऐसा करने से जब हम भाषण देने के लिए सभा में उपस्थित होते हैं तो बिना हिचकिचाहट हम अच्छे से अपने विषय पर भाषण दे सकते हैं। तो आओ इस स्वाध्याय में जो नए शब्द हम देखते हैं उनका अर्थ समझते हैं। प्रस्तावना। विषय के अनुरूप पूर्व जानकारी देना। विषय प्रवेश। विषय की सुसंगत रचना प्रस्तुत करना। उद्धरण, सुवचन। विषय को आकर्षित करने के लिए उदाहरण, सुवचन आदि का उपयोग करना। स्वमत। विषय के बारे में तुम्हारा खुद का मत, तुम्हारी विचारधारा इसमें शामिल करना। तो इस तरह भाषण देने से पूर्व हमें टिप्पणी बनानी पड़ती है। तो ये सारी बातें आप जरूर ध्यान में रखना और आगे जब भी आपको कोई भाषण देना हो तो इसी क्रम से अपनी टिप्पणी बना लेना। अच्छा बच्चों, आओ आगे का स्वाध्याय देखते हैं। बताओ तो सही इस शीर्षक के अंतर्गत अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताओ, यह स्वाध्याय दिया गया है। तो आओ अकबर के 9 रत्नों के बारे में हम सब जानकारी लेते हैं। भारत का महान मुगल बादशाह अकबर स्वयं निरक्षर होते हुए भी इतिहासज्ञों, चित्रकारों, सुलेख लिखने वाले, विचारकों, धर्मगुरुओं, कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों का विशेष प्रेमी था। कहा जाता है अकबर के दरबार में ऐसे 9 गुणवान दरबारी थे जिन्हें कालांतर में अकबर के 9 रत्न के नाम से भी जाना गया। तो ये 9 लोग कौन थे? आइए उनके नाम देखते हैं। पहला था राजा मानसिंह, दूसरा राजा बीरबल, तीसरा मियां तानसेन, चौथा मुल्ला दो प्याजा, पांचवा हमीम हुमाम, छठा राजा टोडरमल, सातवां फैजी, आठवां अबुल फजल और नौवां अब्दुल रहीम खान खाना। तो इस तरह ये जो 9 लोग थे इन्हीं को 9 रत्न कहा जाता है। आइए अब आगे का स्वाध्याय देखते हैं। पसंदीदा चित्रकथा पढ़ो और इसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर सुनाओ। बच्चों, तुमने कभी कोई चित्रकथा पढ़ी है? चित्रकथा किसे कहते हैं आपको मालूम है? तो मैं आज आपको एक छोटी सी चित्रकथा दिखा दूं। हम सब उसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ ऐसे चित्र दूंगी जिसके आधार पर तुम जरूर एक चित्रकथा बना सकते हो। तो आइए पहले छोटी सी चित्रकथा को देखते हैं, पढ़ते हैं। चित्रकथा किसे कहते हैं यह समझ लेते हैं। गौर से देखना, ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है। आइए शुरुआत इस चित्रकथा के नाम से करते हैं। चित्रकथा का नाम है घोड़े का वजन। 2 मित्र एक साथ जा रहे हैं। तो
मित्र नताशा से पूछता है, नताशा, तुम्हारे यहाँ घोड़ा? नताशा कहती है, वह घोड़ा काकी के लिए है। मित्र कहता है, अच्छा, हाँ, वजन घटाने के लिए वह 3 महीने से घुड़सवारी का कर रही है। तो मित्र को बड़ा अचरज हुआ। उसने पूछा, कोई फर्क पड़ा? तो नताशा ने जवाब दिया, हाँ, घोड़े का वजन 10 किलो घट गया। इतनी मजेदार ये चित्रकथा है। तो आपको चित्रकथा इसका मतलब समझ में आया होगा। तो इसी तरह की एक चित्रकथा आप खुद बनानी है। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ चित्र लाई हूँ। तो आइए देखते हैं आपने जो चित्रकथा बनानी है उसके चित्र। आओ चित्र देखते हैं। चित्र में आपको कौन दिखाई देता है? पेड़ पर बैठा कौवा और नीचे लोमड़ी दिखाई दे रहा है। पेड़ पर बैठा कौवा और लोमड़ी, लोमड़ी कौवे को देखता है, पेड़ पर बैठा है कौवा। कौवे की चोंच में कुछ मांस का टुकड़ा है जो लोमड़ी को चाहिए, इसलिए वह पेड़ के नीचे बैठ गया है। उसे उस टुकड़े को पाना है। तो पेड़ के नीचे बैठकर ये लोमड़ी जो है कौवे का बड़ा गुणगान करने लगता है। भाई तुम्हारा रंग कितना सुंदर है, तुम कितने अच्छे गाते हो। चलो इस खुशहाल मौसम में तुम मुझे कुछ गाना ही सुना दो। अपनी तारीफ सुनकर कौवा खुश हो गया। फिर उसने गाने के लिए अपनी चोंच ओपन कर दी और गाने लगा। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, उसके मुख से जो मांस का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया, जिसे लोमड़ी ने उठा लिया और खा लिया। तो इस तरह क्या किया, चतुर लोमड़ी ने कौवे के मुंह से उसका निवाला छीन लिया। तो इस तरह की कहानी आप जरूर लिखना। आइए अब आगे का स्वाध्याय देखते हैं। सदैव ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है हमें? निर्णय से पहले पक्ष विपक्ष दोनों का विचार करना चाहिए। हमने जो दोनों कहानियां पढ़ी थी, हरा घोड़ा और सेठ का चित्र, इन कहानियों में जिस तरह बीरबल ने विचार करके समस्या का हल निकाला था, उसी तरह हम भी अपने जीवन में अगर किसी समय आपको न्याय करना पड़े तो कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी है। निर्णय से पहले पक्ष विपक्ष दोनों का विचार करना चाहिए। जी हाँ, कभी भी कहीं भी अपना निर्णय देने से पहले, न्याय करने से पहले पक्ष विपक्ष दोनों की बातें ध्यान से देखनी चाहिए। गलत व्यक्ति का कभी साथ नहीं देना चाहिए। निष्पक्षता से न्याय करना चाहिए। न्याय देवता भी यही चाहती है कि सभी अपराधियों को शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन कोई भी निरपराध व्यक्ति के साथ गलती से भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये बातें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और अगर कभी आपको न्याय करने की नौबत आ ही गई तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सही जो है, सत्य जो है, उसी का आप साथ देना। आओ आगे का स्वाध्याय देखते हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल, क्या आगे देखते हैं, वे बीरबल से खुश हो गए। वे बीरबल का मुंह देखते लगे। वे बीरबल की होशियारी जान चुके। तो इन तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है, जरा याद करना। याद करके मुझे बता देना। तो आइए आगे देखते हैं।
इसका उत्तर है, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। तो मुंह देखने लगे यह सही विकल्प है। आगे का प्रश्न देखते हैं। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से क्या किया? क्रोधित होकर पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। देखो, तीन ही विकल्प जो है बिल्कुल सही लग रहे हैं ना। लेकिन कहानी को फिर से ठीक से याद करो और देखो तो इन तीनों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो आओ आगे इसका उत्तर क्या है जान लेते हैं। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। तो इस तरह यह स्वाध्याय हमने पूरा कर लिया है। अब आगे का स्वाध्याय देखते हैं। आगे का प्रश्न है, चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। चलो फटाफट वो कहानी आप याद कर लो और आप और हम मिलके चित्रकार की क्या परेशानी थी यह बताने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं। इसका उत्तर है, चित्रकार ने सेठ जी का अच्छा सा चित्र बनाया था, लेकिन सेठ ने कहा चित्र ठीक बना नहीं, दोबारा बनाओ। ऐसा कई बार हुआ। चित्रकार ने अपना बहुत सा वक्त बिताकर चित्र बनाए थे। सभी चित्र अच्छे तो बने थे, लेकिन सेठ तो कंजूस था। उसे चित्रकार को तो पैसे देने ही नहीं थे। ऊपर से सेठ जी हर वक्त चेहरा बदलने में निपुण थे। हर बार नया चेहरा बनाते थे। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर दिया, लेकिन सेठ ने पैसे देने से साफ इनकार किया। काम करने के बाद भी मेहताना न मिलने से चित्रकार परेशान हुआ था। आगे का प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। तो हरा घोड़ा इस कहानी में बीरबल ने किस तरह चतुराई दिखाकर बादशाह को प्रसन्न किया था। तो आइए देखते हैं बीरबल की चतुराई। बगीचे की सैर करते वक्त हरियाली को देखकर बादशाह ने सोचा उसके पास हरा घोड़ा हो। तो उन्होंने बीरबल से एक सप्ताह में उनके लिए हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा। बादशाह को और बीरबल को दोनों को भी मालूम था कि सारी दुनिया में हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है, लेकिन बीरबल ने उनकी आज्ञा मान ली। सप्ताह के बाद वे दरबार में आकर बादशाह से कहने लगे, हरा घोड़ा तो खोज लिया है, पर उसके मालिक की दो शर्तें पूरी करने के बाद ही बादशाह घोड़ा देख सकेंगे। शर्तें ये थी, पहली शर्त, बादशाह को घोड़ा लेने खुद जाना है, और दूसरी शर्त, सप्ताह के 7 दिन के अलावा अलग दिन ही जाना है। मतलब बीरबल ने शर्तें ही ऐसी कह दी कि बादशाह उसे पूरा कर न पाए। बीरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। तो इस कहानी में बीरबल ने ना बादशाह की आज्ञा को टाला, ना खुद की हार मानी, बल्कि अपनी चतुराई से, होशियारी से बादशाह को मात दे दी। लेकिन इस बात पर बादशाह बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बल्कि मन ही मन बीरबल की होशियारी पर वे प्रसन्न हो गए। तो इस तरह हरा घोड़ा इस कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाई और बादशाह प्रसन्न हो गए। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। आपको याद है ना घोड़े के मालिक की दो शर्तें। तो आइए ये दोनों शर्तें हम लिख लेते हैं। उत्तर है, हरे घोड़े के मालिक की दो शर्तें थी। पहली शर्त यह थी
कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा बादशाह घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। तो इस तरह ये दोनों शर्तें हरे घोड़े के मालिक की थी। आओ आगे का प्रश्न देखते हैं। भाषा की ओर। इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और गोल में छिपे शब्दों पर ध्यान दो। देखो तो थोड़ा सा अलग सा स्वाध्याय है ये। यहाँ मटके में कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं और जो बाहर वाक्य है उन्हीं वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आइए ये सभी वाक्य हम पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। दूसरा वाक्य है, लतिका भी सोई है। तीसरा वाक्य है, माँ आज अस्पताल जाएगी। चौथा वाक्य है, मेरा गांव यहाँ बसा है। पांचवा वाक्य है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। माधव ने घर में प्रवेश कैसे किया? चुपचाप प्रवेश किया। लतिका क्या कर रही है? अभी सोई है। माँ अस्पताल कब जाएगी? आज जाएगी। मेरा गांव कहाँ बसा है? यहाँ बसा है। गाड़ी कैसे चल रही है? धीरे धीरे चल रही है। तो ये जो लाल अक्षरों में जो शब्द दिए गए हैं, इनकी क्या विशेषता है यह हम जान लेते हैं। इन वाक्यों में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे ये शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। नागपुर से रायगढ़ रिक्त जगह गए, तो रिक्त जगह कौन सा शब्द होगा? की ओर। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। दूसरा वाक्य है, ताकत रिक्त जगह संतुलित आहार आवश्यक है। रिक्त जगह कौन सा शब्द होगा? ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तीसरा वाक्य, जन्म रिक्त जगह एक मामी जी ने मुझे गोद लिया, तो रिक्त जगह में कौन सा शब्द आएगा देखते हैं। जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। चौथा वाक्य, जलाशय चांदी रिक्त जगह चमचमा रहा था। रिक्त जगह में शब्द आएगा, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। शौनक बड़ी बहन रिक्त जगह विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। रिक्त जगह में कौन सा शब्द आएगा? शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। तो ये जो रिक्त जगह में हमने शब्दों का उपयोग किया है, तो उनकी क्या विशेषता है इसको समझते हैं। आओ उपर्युक्त वाक्यों में की ओर, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ ये क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच के संबंध दर्शाते हैं। इसलिए ये शब्द संबोध बोधक अव्यय है। संबंध बताने वाले शब्दों को संबोध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने व्याकरण के जो 2 प्रश्न देखे हैं, उस प्रश्नों पर आधारित हमने जो 2 कहानियां पढ़ी है, तो उन कहानियों में भी
इस तरह जो विशेषता क्रिया विशेषण अव्यय और संबोध बोधक अव्यय जो है वो चुनकर उन वाक्यों को आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। बच्चों, आज हमने हरा घोड़ा और सेठ का चित्र इन दो लघु कथाओं पर आधारित स्वाध्याय को पूरा किया है। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ हम मिलते हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भेजिए। बार बार यह वीडियो देखिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।